हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2025 या 25 से 26। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बेसिक चीज़ें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस में मेजर चेंजेस हो चुके हैं। तो क्या क्या चेंज हुए हैं वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला सिलेबस, उसके बाद हम लोग इसका जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और उस एग्ज़ाम पेपर से मैंने कुछ एनालाइज किया है जिसमें जीएस जो है यानी कि एमपी जीके, इसके कितने क्वेश्चन हैं और किस टॉपिक से हैं, और साथ में जो टेक्निकल हमारा सिविल है इसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। तो ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो सबसे पहले बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस के पैटर्न पे। तो जैसे ही हम लोग अपना सिलेबस ओपन करते हैं तो ये देखो, ये 2024 का सिलेबस है जो हमको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो हमारा पैटर्न है वही पैटर्न रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आएंगे और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। तो 150 नंबर के ये हो गए। और जो खंड बा, जिसमें विषय सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के। उसके बाद जो साक्षात्कार है वो होगा 50 नंबर का, यानी टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 500 नंबर का होगा। उसी में हमारी कट ऑफ बनेगी। बाकी चीज़ इसमें दी है वही कि एक सही पे 3 नंबर मिलेंगे और गलत होने पे 1 नंबर काटा जाएगा। तो यही जानकारी इन्होंने दी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा है एमपी जीके के सिलेबस के बारे में। तो एमपी जीके में सबसे पहले आता है इकाई 1 यानी कि यूनिट 1। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री। इसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो हिस्ट्री में ये है। उसके बाद मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय इतिहास व जनजातीय साहित्य। ये रहा इतिहास का सिलेबस। इसके बाद सेकंड जो यूनिट है ये मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियाँ और पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज। उसके बाद कृषि में प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद ताप विद्युत परियोजना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। उसके बाद यूनिट 3 में मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। तो राज्य, इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति भाग जो ए है उसमें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नागरिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्वशासन, पंचायती राज एवं संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेंशन अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मध्य प्रदेश गौवन वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। इसके बाद जो बी वाला पार्ट है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। उसके बाद आ जाते हैं
नेक्स्ट पार्ट में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, यूनिट 4। इसमें विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेष पीढ़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। उसके बाद जो यूनिट 4 है, मतलब यूनिट 5, इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो यूनिट 5 है इसमें करंट अफेयर एमपी का तो आता ही है, और साथ में जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो भी इन्होंने इसी में ऐड कर दिया है। तो मध्य प्रदेश मतलब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश का जीके मतलब करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस। ये पहले अलग यूनिट में था, अब इसके साथ कंबाइन कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हमने दी है। तो इस तरीके से हमारा जो एमपीजीके का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्टों को लिया गया है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, ये हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट दिया है यूनिट 1 में हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, रूरल रोड, ये सारी चीज़ें दी है। उसके बाद फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट दिया है, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग दिया है, और साथ में प्लानिंग, लाइटिंग, मार्किंग। उसके बाद मटेरियल, जो हाईवे मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हाईवे का कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले फ्लूइड प्रॉपर्टीज वगैरह वाले क्वेश्चन, फ्लूइड काइनेमेटिक एंड डायनामेटिक, पाइप फ्लो के बारे में, ओपन चैनल फ्लो का दिया है, और मशीन जो है हाइड्रोलिक मशीन वाला, ये भी इन्होंने दिया हुआ है, मशीन एंड टरबाइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी कि हमारा सॉइल मैकेनिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें दी हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ये भी दिया है। अर्थ प्रेशर के बारे में, फाउंडेशन, सॉइल इंप्रूवमेंट मेथड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। उसके बाद वेस्ट वाटर, इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें वाटर क्वालिटी डिमांड हो गया हमारा। उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो था उसका पार्ट है वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इनमें दी हुई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यानी कि सीपीएम, इसमें इन्वेस्टिगेशन मेथड, इक्विपमेंट्स, एमपी, पीडब्ल्यूडी, कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी कि टॉस, इसमें फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें दी है। इसके बाद थ्योरी ऑफ सैंपल बेंडिंग, वर्चुअल वर्क, प्लास्टिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी कि आरसीसी, इसमें आरसीसी लिमिट स्टेट मेथड, आरसीसी डिजाइन ऑफ स्लैब, वॉल, स्टील लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन, टेंशन कंप्रेशन, कॉलम, प्लेट गर्डर, स्टील इसी में दे दिया है। ये देखो स्ट्रक्चर डिजाइन में आरसीसी, स्टील, ये दोनों चीज़ें इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद प्लेट कटर, ट्रस कनेक्शन, इंट्रोडक्शन, प्री स्ट्रेस के बारे में भी इन्होंने दिया है। ब्रिज इंजीनियरिंग छोटा मोटा पार्ट लिख रखा है। उसके बाद सर्वे एंड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये चीज़ इन्होंने ऐड करी है यूनिट 8। इसमें टोपोग्राफिक सर्वे, बाकी सर्वे के इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटी एस्टीमेट, क्वांटिटी एस्टीमेट। उसके बाद फिर इन्होंने कॉस्ट एस्टीमेट, ये भी दिया हुआ है। अब इसके बाद उसके बाद क्वांटिटी एस्टीमेट, प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग, टाइप ऑफ मेथड ऑफ एस्टीमेट, तो ये हमारा हो गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। उसके बाद कॉस्ट एस्टीमेट में एमपी गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट, रेट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग यानी कि हमारा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे मतलब इरिगेशन यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इरिगेशन में नेसेसिटी, स्कोप, बेनिफिट्स, इफेक्ट एंड डेवलपमेंट मेथड, सिस्टम, ये सारी चीज़ें। सॉइल क्रॉप रिलेशनशिप, और हाइड्रोलॉजी में कनाल स्ट्रक्चर, प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, रेगुलेटर्स, स्टोरेज एंड डाइवर्जन वर्क। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी यानी कि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है वो सारी चीज़ें। तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। इसमें ऑल कन्वेंशनल एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें, टेस्ट एंड आईएस कोड।
फिर कंक्रीट का पार्ट दे दिया है, उसके बाद दिया है साथ में प्लानिंग, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बायलॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बिल्डिंग प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। फिर ये बात आ जाती है मैकेनिकल, यानी कि यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। अब सिलेबस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ दे रखा है कि ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा क्या क्या है, तो वो चीज़ हमको कहाँ से पता चलेगी? वो चीज़ हमको पता चलेगी हमारे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है 2024 का, क्योंकि सिलेबस उसी में चेंज हुआ था। उससे पहले सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। उससे पहले जो एग्ज़ाम था उसमें जो एफएम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछा करता था, लेकिन इस बार पूछा है। उस हिसाब से हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब बात करते हैं हम लोग नए सिलेबस के हिसाब से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका डायरेक्ट मैं एक ओवरव्यू बना देता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो देखो, इसको मैंने एक कॉपी में भी लिख लिया था ताकि बाद में एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है सॉइल। तो सॉइल से कितने क्वेश्चन आए हैं हमारे? सॉइल से आए हैं हमारे 10 क्वेश्चन। उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? इससे क्वेश्चन आए हमारे 11। उसके बाद आरसीसी, आरसीसी कितने क्वेश्चन आए हैं? 9 क्वेश्चन। बीएमसी, बीएमसी से कितने क्वेश्चन आए हैं? 7 क्वेश्चन। स्टील, स्टील से कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 1 क्वेश्चन। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन से कितने क्वेश्चन हमारे? 7 क्वेश्चन। उसके बाद सोम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसके कितने क्वेश्चन हैं हमारे? 12 क्वेश्चन। उसके बाद सर्वे, सर्वे के कितने क्वेश्चन हैं हमारे? 7 क्वेश्चन। एफएम, एफएम के कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन, जिसमें एफएम के साथ में ओसीएफ प्लस हाइड्रोलिक मशीन इंक्लूड है। फिर आती है बारी ट्रांसपोर्ट या हाईवे बोल लें, तो इससे आए हैं 7 क्वेश्चन। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इससे आए हैं हमारे 9 क्वेश्चन। उसके बाद सीपीएम, सीपीएम से आया है हमारा 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से एनालाइज किया और मुझे इस तरीके की जानकारी मिली। सॉइल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, आरसीसी, बीएमसी, स्टील, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वे, एफएम, ट्रांसपोर्ट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सीपीएम, इनसे इतने क्वेश्चन पूछे हैं। अब इन क्वेश्चनों की बात कर लें और नंबर की बात कर लें, तो नंबर अगर देखा जाए तो 30 नंबर का सॉइल, 33 नंबर का इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट को मैं देखूंगा। उसके बाद सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखा जाए तो ये हो जाएगा 36 नंबर का। उसके बाद एफएम की बात करें तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 39 नंबर, और साथ में इन दोनों नंबर वालों को भी ले लेता हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27। ठीक है। अब टोटल इनका अगर किया जाए तो 30, 33, 27, 36, 39, 27, इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इनका टोटल करते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो आने वाली है तो वो जो जितने क्वेश्चन हैं उससे हमको पता चल जाएगा कि इतने टॉपिक अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे हमारे इस तरीके के नंबर बन जाएंगे। तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये लगभग लगभग हमारा जो हम जब हम इसका सम करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 192 के आसपास। तो 192 नंबर हमारे जो है 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 सब्जेक्ट से, मतलब 6 सब्जेक्ट से हमारे 192 यानी कि लगभग लगभग 200 नंबर का कवर हो जा रहा है।
300 नंबर में से। देख लो, यही 6 सब्जेक्ट कितना ज़्यादा पोर्शन हमारे ले रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं तो वो थोड़ा कम वेटेज ले रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि इसी रेशियो में रहे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट का रेशियो बढ़ जाए, किसी सब्जेक्ट का रेशियो कम हो जाए, पर इतना ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो पेपर होता था, जो MPPSC AE 2023 या जो 22 में हुए हैं पेपर, तो इसमें क्या था कि जो भी वेटेज था 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट था। 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट था, यानी कि हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार इन्होंने वेटेज थोड़ा सा चेंज किया है, कहीं किसी का वेटेज बढ़ गया है, कहीं किसी का वेटेज घट गया है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? हमारी स्ट्रेटजी जो भी होगी, हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो हमारे 6th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी इनका वेटेज ज़्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अब जैसे सॉइल 11 नंबर का है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन क्या हो सकता है कि 10 नंबर का हो सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि ये 2 नंबर का हो जाए। तो इस तरीके से वेरिएशन होगा, तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले हमको ये 6 सब्जेक्ट हमारे करने हैं। उसके बाद जो बचे सब्जेक्ट हैं हमारे, 3-4 मतलब 4-5 सब्जेक्ट, जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट को हमको करना है इसके बाद में। अब बात करते हैं नॉन टेक वाले पोर्शन की, MP GK की, कि MP GK में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे, तो इनको काउंट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद काउंट कर लेंगे। सबसे पहला मुझे जो सबसे ज़्यादा पोर्शन लगा वो लगा इतिहास का, यानी हिस्ट्री ऑफ MP, इतिहास। तो इतिहास में कितने क्वेश्चन आए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन करीब इतिहास के आए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजाति। तो जनजाति से कितने क्वेश्चन आए हैं? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आए हैं जनजाति के, 4 और 1 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए जनजाति के। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था नदी से। उसके बाद 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे मंदिर से, जो मंदिरों के नाम रहते हैं उनसे। एक क्वेश्चन नदी से, एक और 2 क्वेश्चन मंदिर से। उसके बाद जो पंचायत विभाग है, पंचायत से जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पंचायत से देखने को मिला। उसके बाद एक क्वेश्चन पंचायत से देखने को मिले हैं हमको 2 क्वेश्चन। उसके बाद जनगणना से एक क्वेश्चन, जनगणना से एक क्वेश्चन। पर्वत वन ऋतु, इनसे एक एक क्वेश्चन। उद्योग से एक क्वेश्चन और ऊर्जा से भी एक क्वेश्चन। उसके बाद जो शैल चित्र वगैरह हो गए, एक शैल चित्र से भी क्वेश्चन आया है, शैल चित्र से एक क्वेश्चन। फिर करंट अफेयर की बारी। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? तो करंट अफेयर से आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के। उद्योग में उत्पादन से भी एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन यहाँ भी। करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन हो गए। इसमें MP करंट अफेयर कितने आए? तो MP करंट अफेयर 1 2 3 4 5 6
7, 11 में से 7 क्वेश्चन जो है एमपी के करंट अफेयर के हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है इंडिया करंट अफेयर से। ये चीज़ हमको दिख ली। उसके बाद जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, यानी कि जो आईसीटी का पोर्शन इन्होंने ऐड किया है, तो आईसीटी से आए हैं हमारे 4 और एक ये 5 क्वेश्चन, और एक संचार का साधन था जिसमें रेडियो के बारे में था, वहाँ से आए हैं 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा जो है एमपीजीके का पूरा बाइफरकेट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं कि मैं शायद भूल गया हूँ, इधर से क्वेश्चन उधर हो गए हूँ, 1-2 टॉपिक में हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का एक ओवरव्यू बन गया कि इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं इतिहास में और किस ऐसे टॉपिक में जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, एमपी हिस्ट्री। क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद देखा जाए तो जनजाति वाला पोर्शन ये हो गया। फिर बात करें आईसीटी से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो आईसीटी। उसके बाद करंट अफेयर कौन से? एमपी करंट अफेयर। लेकिन क्या ये पूरे क्वेश्चन बनेंगे? हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, ऐसा भी हो सकता है ना। एक क्वेश्चन और आया है एमपी स्टैटिक जीके टाइप से, समझ लो, जो मध्य प्रदेश में प्रथम न्यायाधीश होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इस तरीके वाले एक क्वेश्चन और है, ये मैं भूल गया था, उसको ऐड कर देता हूँ। तो हम लोग कहाँ पे थे? इतिहास, जनजाति। करंट अफेयर में हो सकता है क्वेश्चन बने, हो सकता है क्वेश्चन ना बने, करंट अफेयर में कुछ भी हो सकता है। बाकी इतिहास फिक्स है, इससे क्वेश्चन हमको बन ही जाएंगे, जनजाति में क्वेश्चन बन ही जाएंगे अगर आता है तो। उसके बाद जो ज़्यादा क्वेश्चन वाले पार्ट है, जैसे कि ऋतु वाला पार्ट हो गया, वर्षा, पर्वत, वन, ऋतु, इनमें एक एक क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो सभी में एक एक क्वेश्चन ही आए हैं, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ देख लेते हैं मंदिर वाला पोर्शन और पंचायत वाला पोर्शन। तो इसमें 2-2 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल अगर इन क्वेश्चनों को ही मिला दिया जाए तो हमारे बन जाते हैं हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन, जनजाति के ये हो जाते हैं 5 क्वेश्चन, जो टेम्पल है इसके हो जाते हैं हमारे 2 क्वेश्चन, पंचायती राज, तो पंचायत से हो जाते हैं हमारे 2 क्वेश्चन, आईसीटी से हमारे हो जाते हैं 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के हो जाते हैं हमारे 7 क्वेश्चन। इनको टोटल अगर कर लिया जाए तो 9 5 14, 15 16 17 18 18 18, उसके बाद 18 5 22 23, 18 5 23 और 7 23 और 7 हो जाएगा 30 क्वेश्चन हमारे यहीं से हो गए। और हमको मिनिमम कितने परसेंट नंबर लाने हैं? मिनिमम हमको चाहिए 40% नंबर चाहिए। 40% नंबर कितने का चाहिए? 150 का 40% चाहिए, यानी कि 60 नंबर कम से कम तो हमको चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर ही नंबर लाना पड़ेगा। 60 नहीं, 90 नंबर के आसपास रहते हैं, मतलब 40% नंबर हमको कम से कम इसमें लाने ही पड़ते हैं। 60 नंबर हो गया। अब यहाँ अगर 30 क्वेश्चन है और इसको देखा जाए तो 90 नंबर तो हमारा यही कवर कर रहा है, तो क्यों ना इन टॉपिकों को सबसे पहले कवर किया जाए और बाकी टॉपिकों को इसके बाद कवर किया जाए, इसमें हमारा फ़ायदा ही कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने का यही मोटिव है, यही मतलब है कि वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा जाए जिनके जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो 90 नंबर का वेटेज केवल इन छोटे मोटे टॉपिकों से है, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक से। एमपी करंट अफेयर को अगर हम छोड़ भी दें तो हमको ये छोटे छोटे इतने सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जब इनसे एक एक क्वेश्चन हमारा फंसेगा। जैसे पर्वत, वन, ऋतु, नदी, इन टॉपिकों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। उसके बाद उद्योग ऊर्जा उत्पादन, ये उद्योग में ही आ जाते हैं, तो इसके जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब 3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे।
मध्य प्रदेश करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ा जाए, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर में पिछला जो 1 साल का करंट अफेयर है जो मध्य प्रदेश में हुए हैं उन चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन भले ना बने, लेकिन बाकी ये वाले क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन है वो तो हमसे बनी जानी चाहिए और बनना ही चाहिए। अब जो मेन समरी है, जिसमें हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखे, उसके बाद एमपी जीके के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखे। इसमें 6 सब्जेक्ट करीब करीब इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 से 6 इसमें भी है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, लेकिन 5 सब्जेक्ट मतलब 5 टॉपिक समझ लो, 5 टॉपिक करीब इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है, उसमें फिक्स नंबर जरूरी नहीं पूरे पूरे नंबर आ जाए, लेकिन इतिहास अच्छे से पढ़ दिया जाए एमपी का तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो हम सही कर ही देंगे। तो इसमें 6 सब्जेक्ट, इसमें 6 टॉपिक, 5 टॉपिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको हमको सबसे पहले करना है, बाकी चीज़ों को हमको बाद में करना है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंपॉर्टेंट बुक्स, कि भाई इंपॉर्टेंट बुक्स हमको बता दो टेक के लिए और नॉन टेक के लिए, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए और नॉन टेक्निकल के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। तो हमारी नॉन टेक्निकल के लिए जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी परीक्षा धाम की बुक रहेगी। तो परीक्षा धाम एमपी जी के लेटेस्ट वाली, तो ये बुक हमको पढ़नी है। और अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें 4th एडिशन की इसकी पिछले साल की बुक की पीडीएफ भी है, तो उससे भी कवर किया जा सकता है। बुक हो गया प्लस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी परीक्षा धाम की आती है, तो इसी से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद एक और अल्टरनेट बुक तो हमको रखनी पड़ेगी ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। जैसे किसी एक बुक में सारी चीज़ें कवर नहीं रहती, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो अगर हमारे पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोचिंग के नोट्स नहीं मिलते हैं तो हमको दूसरी बुक अल्टरनेट साथ में रखनी पड़ेगी, जिससे अगर हम कहीं क्वेश्चनों में फंसते हैं तो फंसने की दिक्कत हमारी नहीं रहेगी। तो इसमें कौन कौन सी बुक हो सकती है हमारी, एक तो मुकेश महेश्वरी की बुक हो सकती है, और दूसरा एक पुणेकर प्रकाशन की बुक आती है, तो ये एक पुणेकर प्रकाशन की बुक, ये 2 बुक हमारी हो सकती है। और अगर कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं तो इन बुकों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बुक हमारे पास ये वाली बुक होनी जरूरी है परीक्षा धाम की, तो नॉन टेक इसी से कवर हमारा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है टेक्निकल की। तो टेक्निकल कैसे करना है, तो टेक्निकल करने की 3 तरीके से हम टेक्निकल करेंगे। सबसे पहला तरीका रहेगा हमारे कोचिंग के नोट्स, और कोचिंग के नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर बहुत जगह पे जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद बारी आती है पीवाईक्यू की। तो पीवाईक्यू हमको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और आजकल जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है तो उसमें भी हमको बहुत सारे पीवाईक्यू इसके देखने को मिल जाएंगे, तो उससे हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है हमको यूथ की बुक से। यूथ की कौन सी वाली बुक, यूथ की ए वाली बुक से करनी है, जे वाली बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो ए वाली बुक से करनी है। बुक अगर नहीं है तो पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोर्शन हमारा होगा टेस्ट का। टेस्ट कहाँ से देना है, टेस्ट या कोई भी कोचिंग के हमारे पास टेस्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के टेस्ट जैसे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं अभी, तो या तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट हो हमारे पास में या फिर अदर कोचिंग का कोई सा भी, तो वो भी चल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट में
अब सवाल ये आता है कि एमपीपीएससी के जो टेस्ट हैं वहाँ पे नहीं है ज़्यादा, तो हम क्या करें? तो टेक्स्ट बुक में ही एक सेक्शन है एई जेई का, तो उसको हमको कर लेना है। और वो अगर हो जाए तो यूपीपीएससी एई का सेक्शन है, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। तो इससे हमारा जो टेस्ट है ये भी कवर हो जाएगा। पीओई की प्रैक्टिस हम लोग यूथ से कर ही रहे हैं, और हैंड रिटन नोट्स हमको डेली बेसिस पे पढ़ना है। और साथ के साथ हम लोगों को क्या करना है, एक कॉपी बनानी है जिसमें हम लोग कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों को लिखना है, जिसमें हम फंसते हैं। बहुत सारी वैल्यू रहती है जो कॉमन टाइप से लगती हैं, फिर जिन डेटा को हमको बार बार याद करना पड़ता है, उसको एक अलग कॉपी में हम लोग लिख लेंगे, अलग कॉपी में, और उसको डेली हम लोग देखते रहेंगे। जिससे क्या है, जब टेस्ट में हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे बार बार, तो उससे हमको जो सिली मिस्टेक होते हैं हमारे, वो होने हो जाएंगे कम। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। और इसके आगे एक और वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं ये बता दूंगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करके साथ साथ में एमपीजी के हो गया, हमारा करंट अफेयर हो गया, और हमारा जो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इसको किस तरीके से लेके चलना है, ताकि सारी चीज़ हमारी पैरेलल में चलते जाए और कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें रीड कर सकें और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रख सकें। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, थैंक यू।